बच्चों आज हमने पढ़नी है जी अगला टॉपिक कौन सा जी, टारगेट कॉस्टिंग। वन 164 पेज है जी। टारगेट कास्टिंग क्या होती है बच्चों? फर्ज करें आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप एक यूनिट बना सुजुकी बना रहे हैं, सुजुकी मेहरान बना रहे हैं फर्ज करें। आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑलरेडी, और उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फर्ज करें $1,00,000 है। ठीक हो गया। और डिजायर्ड प्रॉफिट आपका है पर यूनिट $20,000 आप कमाना चाहते हैं। ठीक है जी। अब डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जी $20,000, तो आप लोगों से, कस्टमर से क्या डिमांड करेंगे? एक यूनिट बनाने के ऊपर खर्चा आता है जी ₹1,00,000, और आप चाहते हैं कि आप 20,000 का प्रॉफिट कमाएं, तो आप डिमांड करेंगे कस्टमर से कि ₹1,20,000 मुझे दे, जो कि आपकी कॉस्ट का 20% होगी और आपकी सेल प्राइस का 16.67% होगी। कॉस्ट का 20% कैसे होगी बच्चों? कॉस्ट का 20% ऐसे होगी कि प्रॉफिट को अगर कॉस्ट पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आता है 20%। क्या ये बात समझ आती है? जिसको मार्कअप भी कहते हैं। फिर मार्कअप याद है ना आपको? अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट को सेल पे डिवाइड करूं, 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो 16.67% आंसर आता है, और हम इसको मार्जिन कहते हैं। ठीक है जी, ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी क्या है, एग्जिस्टिंग हम कितना खर्चा कर रहे हैं, हम प्रॉफिट कितना कमाते हैं, और फिर कस्टमर से डिमांड करते हैं जनाब 1,20,000 हमें दे। कस्टमर को अगर ये प्राइस ज्यादा लगे तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, हमारे प्रोडक्ट को कोई परचेज नहीं करेगा। क्लियर जी? हमने जो कस्टमर से प्राइस डिमांड करनी है, और कस्टमर के भाईजान ये बहुत महंगी, हमने नहीं लेनी गाड़ी, और वो चला जाए। अब उसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हम सर्वे करें। सर्वे करें, कस्टमर से पूछें कि वो कितने रुपए तक की गाड़ी परचेज कर सकता है। उल्टा काम करने जा रहे हैं हम। पहले हम क्या कर रहे थे, अपने आप को देखते थे, अपने आप को देखते थे, अपने आप को देखते थे कि हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट के ऊपर एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के साथ और एग्जिस्टिंग तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर एक गाड़ी बनाई जाए तो कितना खर्चा आता है, और वो खर्चा आता था इतना। फिर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते थे, अपना प्रॉफिट सोचते थे, अपना प्रॉफिट सोचते थे कि अपना प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20,000, और उन दोनों को जमा करके सेल प्राइस बना के कस्टमर से डिमांड करते थे। हमने कस्टमर के बारे में कभी नहीं सोचा। ट्रेडिशनल में हमने कस्टमर के बारे में कभी नहीं सोचा। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक, कस्टमर बेचारा कितना पे कर सकता है, कितना पे नहीं कर सकता। अच्छा,
अब टारगेट कॉस्टिंग क्या है? टारगेट कॉस्टिंग ये है कि भाई उल्टा सोचो, जो हम सोचते थे वो गलत है, सोचने का तरीका बदलो। सोचने का तरीका बदलो कैसे? सबसे पहले हम जाए मार्केट में और मार्केट से पता करें कि जनाब कस्टमर एक गाड़ी का मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं। कस्टमर तो पे कर सकते हैं 1 लाख। हम कस्टमर से पहले कितना डिमांड कर रहे थे? 1,20। कस्टमर 1,20 देने के काबिल नहीं है। हमने कस्टमर से पूछा चलो बताएं आप कितना देंगे। कस्टमर ने कहा भाईजान मैं 1 लाख रुपया दूंगा। हमने कहा अच्छा 1 लाख रुपया तू देगा। फिर अंदर ही खाते हमने सोचा कि हमने अपना प्रॉफिट कितना रखना है। हमने अपना प्रॉफिट रखना है 20,000। तो फिर हम सोचेंगे कि हमें उस जिस चीज को हमने बनाना है उसकी कॉस्ट फिर कितनी होनी चाहिए। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में हम क्या सोचते हैं कि सेल प्राइस क्या होनी चाहिए। ऐसी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम सोचते हैं कि सेल प्राइस क्या होनी चाहिए। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के हम डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट हमारी क्या है, प्रॉफिट बीच में ऐड करें तो सेल प्राइस क्या होनी चाहिए। अब उल्टा काम सोचना है, आपने अपने आप को इग्नोर कर देना, खुद को इग्नोर कर दें। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना प्लांट पड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, बिजली का बिल कितना आएगा, लेबर कितना खर्चा करेगी, मटेरियल कहाँ से आएगा, सप्लायर क्या रेट लगाएगा, सब कुछ इग्नोर करें। सबसे पहले कस्टमर को फोकस करें। भाई कस्टमर आपको कितने पैसे देने को राजी है। देखो अगर कस्टमर ही आपकी चीज परचेज ना करे तो आप अपने हिसाब से सारा कुछ कर करा के 1,20,000 की चीज बेचें और कस्टमर परचेज ना करे तो आपको तो फिर फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। आपको फैक्ट्री क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर की कैपेसिटी नहीं है वो चीज परचेज करने की। आप अपने आप को इग्नोर करें, आप अपनी फैक्ट्री को सारा कुछ दाएं बाएं करें। सबसे पहले कस्टमर पे फोकस करें। कस्टमर उस गाड़ी का कितना पे करना चाहता है। कस्टमर पे करना चाहता है 1 लाख रुपया। फिर अपना सोचें कि भाई प्रॉफिट आपने क्या रखना है 20,000। तो इसका मतलब है उस गाड़ी की कॉस्ट, उस गाड़ी की जो कॉस्ट है वो 80,000 रुपया है जो कस्टमर दे सकता है। ठीक है जी। आफ्टर दैट कैलकुलेट द कॉस्ट गैप, एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस टारगेट प्रॉफिट। क्या मतलब है कि आपकी ये कॉस्ट थी पहले ऐसी है ना, पहले खर्चा कितना आ रहा था 1 लाख, अभी खर्चा कितना आ रहा है 80,000। तो 1 लाख में से 80,000 रुपया माइनस कर दें तो आपकी कॉस्ट का गैप है 20,000। अब आपने सारा फोकस ये करना है, पहले सारा फोकस ये था कि कस्टमर को बनाए, नहीं नहीं यार बहुत अच्छी गाड़ी है 1,20,000 रुपए की ले लो। अब आजकल कस्टमर राजी नहीं है, कस्टमर कहता है भाईजान महंगाई बहुत हो गई है, मैं 1 लाख रुपया पे कर सकता हूँ, मैं इससे ऊपर 1 रुपया भी पे नहीं कर सकता। अब हमने सोचना है चलो ठीक है जी 1 लाख रुपए की गाड़ी हमने इसको बेचनी है, तो हमें वो गाड़ी फिर कितने रुपए में बननी चाहिए हमारे पास, वो 80,000 रुपए की बननी चाहिए। तो वो हमें कितना कॉस्ट को कम करना है, हमने अपनी कॉस्ट को 20,000 रुपया कम करना है। हम ऑलरेडी कितना खर्चा कर रहे हैं गाड़ी पे 1 लाख, हमने उस 1 लाख को कम कर करके इस लेवल पे लेके आना है कि हमारा बीच में से प्रॉफिट निकला। क्या निकला है? प्रॉफिट निकला है, क्योंकि इस वक्त हम जो लगा रहे हैं कॉस्ट उतना तो वो कस्टमर पे कर रहा है, तो हमारा बीच में प्रॉफिट मारा जा रहा है, हमारा प्रॉफिट बीच में कोई नहीं। अच्छा जी, तो टारगेट कॉस्टिंग को किस तरह से हमने अब अप्लाई करना है ये हमने आज देखना है। हमारा टारगेट कॉस्टिंग का पहला कंसेप्ट ये है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप्स यूज्ड इन डिराइविंग ए टारगेट कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो जिस तरह से होंडा है, टोयोटा है, ठीक है, सुजुकी है और बाकी कंपनी है, इस तरह से शर्ट एंड टाई है, लिवाइज है, ये क्या करती है कस्टमर को देखती है कि कस्टमर क्या करने जा रहा है। स्टेप 1, a product is developed that is perceived to be needed by customers and therefore will attract adequate sales volume। होंडा वाले पहले होंडा सिटी बनाते थे, फिर उन्होंने सिविक बनाई, ठीक हो गया, और फिर उसके हिसाब से उन्होंने सिविक के भी आगे 2 मॉडल निकाले, एक टर्बो निकाला,
एक सादा निकाला, एक 1.5 निकाला, एक 1.8 निकाला। ठीक हो गया जी। इसी तरह से सिटी के भी 1.3 1.5 के वेरिएंट है। ये क्यों वो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? वो कस्टमर को देखते हैं कि भाईजान कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर किस चीज को ज्यादा लाइक करता है और वो किसके लिए ज्यादा पैसे पे करने को तैयार है। ठीक है जी। तो इस तरह से होंडा फिर सोचता है कि यार अब मैंने सिटी भी निकाल दी, सिविक भी निकाल दी है, अब मैं BRV भी निकालना चाहता हूँ, वो BRV भी निकाल देता है। फिर इस तरीके से कोई और भी क्या कहते हैं गाड़ी होंडा के दिमाग में आती है, जिस तरह से विजल है, होंडा फिट है, विजल है। ये गाड़ियां उसने बाद में निकाली हैं, ये पहले नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि यार और क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए, वेरिएंट होने चाहिए, कस्टमर को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं। तो गाड़ी ऊंची होनी चाहिए, डिग्गी भी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह से चीजें वो सोच सोच के लोगों से डिस्कस कर करके, सर्वे कर करके सोचते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि प्रोडक्ट इज डेवलप, प्रोडक्ट डेवलप की जाती है। पहले ये दो थी, फिर बाद में ये भी आ गई। प्रोडक्ट इज डेवलप दैट इज परसीव्ड टू बी नीडेड बाय कस्टमर and therefore will attract adequate sales volume. New design of a car with a certain specification. ठीक है क्या जी? तो लोगों से सर्वे करके सीखते हैं कि भाई लोगों को क्या पसंद आएगा, उसके हिसाब से वो एक मॉडल बनाते हैं। स्टेप नंबर 2, टारगेट सेलिंग प्राइस इज देन सेट। लोगों से पूछा जाता है कि अच्छा जी इस तरह की गाड़ी होगी तो आप कितने रुपए में बाय कर लेंगे। वो बताते हैं जी, कोई कहता 40 लाख में लूंगा, कोई कहता 50 में, कोई कहता है जी 70 में, कोई कहता 75 में, कोई कहता है मैं 25 की लूंगा, वगैरह वगैरह। बेस्ड ऑन कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, दिस विल देयरफॉर बी ए मार्केट बेस्ड प्राइस। तो फिर ये क्या हो जाएगी जी, मार्केट बेस्ड प्राइस बन जाएगी। एग्जांपल टारगेट प्राइस है जी 1 मिलियन। हमने तमाम लोगों से पता किया, लोगों ने बताया इतने रुपए की गाड़ी लेंगे, हमने सारी वैल्यूज को जमा किया, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड किया, एवरेज निकाल ली कि एवरेज प्राइस जो है हमारी उस प्रोडक्ट की ये होगी। तीसरा काम, द रिक्वायर्ड टारगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर यूनिट इज देन कैलकुलेटेड, कि हम उस प्राइस में से कितने रुपए अपना प्रॉफिट रखना चाहते हैं। लेट्स अज्यूम हम कहते हैं जी हमारा 20% प्रॉफिट है। दिस मे बी बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन सेल्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारी बाकी गाड़ियों से हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं हम उसको देख लेते हैं कि बाकी गाड़ियों से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 20% है, तो हम कहेंगे इसमें से भी 20% हमने कमाना है। ठीक हो गया? या हम देखते हैं कि मार्केट में तमाम कारोबार जो 20% पे चल रहे हैं, तो हमें भी 20% प्रॉफिट कमाना चाहिए। टारगेट प्रॉफिट इस फर्ज करो जी 20% है, तो जो प्राइस सेट हुई है उसका 20% निकालेंगे, वो बन गया 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद द टारगेट कॉस्ट इज डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टारगेट प्रॉफिट फ्रॉम द टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस है 10 लाख रुपया, हमने प्रॉफिट रखना है 2 लाख रुपया, इसका मतलब है वो गाड़ी कितने की तैयार होनी चाहिए, 8 लाख रुपए की गाड़ी तैयार होनी चाहिए। आइडेंटिफाई कॉस्ट गैप एंड ट्राई टू एलिमिनेट। आपने कॉस्ट गैप देखना है कितना है और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल हो सकता है एग्जिस्टिंग कॉस्ट हमारी आ रही है 9 लाख और टारगेट कॉस्ट आनी चाहिए हमारी 8 लाख। एग्जिस्टिंग कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं कॉस्ट गैप। क्या कहते हैं जी? कॉस्ट गैप कहते हैं। इस कॉस्ट गैप को कम होना चाहिए। इफ देयर इज ए कॉस्ट गैप, attempts will be made to close the gap। अब इस कॉस्ट गैप को क्लोज करना है। attempts will be made to close the gap। negotiation with the customer may take place before deciding whether to go ahead with the project। हम कस्टमर के साथ निगोशिएशन करेंगे, क्या भाईजान थोड़ी सी सेल प्राइस ऊपर कर लो। ठीक है जी? क्यों? अगर तो पहला पॉइंट तो ये है कि क्या हम अपनी एग्जिस्टिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अपने 9 लाख रुपए की जो कॉस्ट है उसको 8 लाख रुपए की लाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो आसान काम क्या है? आसान काम ये है, कुछ भी ना छेड़ो, जो पड़ा हुआ पड़ा रहने दो, कस्टमर के साथ निगोशिएशन करो। यार देखो भाईजान 10 लाख रुपए की नहीं, अब 11 लाख रुपए की ले लो।
हम कस्टमर को कहेंगे 10 लाख छोड़ो 11 लाख पे आ जाओ, हमारी कॉस्ट हो जाएगी 9 लाख और हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा 2 लाख। हम आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ना माने, कस्टमर कहे नहीं 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 10 लाख ही लेना है, 10 लाख ही लेना है, 10 लाख ही लेना है, तो फिर हमें दूसरा स्टेप क्या है, इस पे सोचना पड़ेगा कि हम अपनी कॉस्ट को फिर रिड्यूस करें। पहला काम क्या है, सेल प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। Negotiation with customer may take place before deciding whether to go ahead with the project. If possible, negotiate with customers for price increase if required. अगर आपको लगे कि यार 2 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं हो सकता अगर प्राइस में इजाफा ना हो, अब क्या करें, कस्टमर से निगोशिएट करें। और अगर कस्टमर नहीं मानता, बड़ी कोशिश कर ली, कस्टमर नहीं मानता, तो फिर मुश्किल काम की तरफ जाएं। और मुश्किल काम क्या है, 9 लाख रुपए को रिड्यूस करें। क्यों है? अब एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, इससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको बात समझ आ गई है सारी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दे, शाबाश। मोहम्मद वकास, अमार इकबाल, फिजा, हबीबुर रहमान, हसनात, हुजैफा, इदरीस, मरियम। ओके, ठीक हो गया। The company has designed a new product NP8. It currently estimates that in the current market, the product could be sold for 70 per unit. तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, टारगेट सेल प्राइस कितना है, 70 रुपए। A gross profit margin of at least 30% of selling price would be required. अब टारगेट प्रॉफिट क्या हो गया, टारगेट प्रॉफिट हो गया जी 30% ऑफ सेल प्राइस। 30% लेना है आपने 70 का, तो क्या आंसर आ जाएगा 21। बच्चों टारगेट कॉस्ट क्या निकल आएगी, 49 हमारी टारगेट कॉस्ट निकल आएगी। क्लियर हो गया? टू कवर एडमिन एंड मार्केटिंग एक ओवरहेड एंड टू मेक एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी टारगेट कॉस्ट निकल आई है कि हमें इस प्रोडक्ट में से 49 रुपए का मैक्सिमम खर्चा करना है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना। 21 रुपए अपना प्रॉफिट रखेंगे तो 70 जो है हमारी टारगेट प्राइस हो जाएगी। ठीक हो गया? A cost estimation study has produced the following estimate of the production cost for NP8. अब अगला सवाल ये है कि हमने अपने एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ देखना है कि भाई हमें हमारे अपने प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो कितना रुपए खर्चा आएगा। डायरेक्ट मटेरियल M1 9 रुपए पर यूनिट का खर्चा आएगा सीधा सीधा। सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहले मटेरियल लगेगा जी M1 पर यूनिट। कितना खर्चा बता रहा है वो, सीधा सीधा 9 रुपए पर यूनिट बता रहा है। चलो अच्छी बात है, सीधा सीधा बता दिया उसने। डायरेक्ट मटेरियल M2, each unit of product NP8 will require 3 meters of material M2, but there will be loss in production of 10% of the material used. Material M2 cost is 1.8 per meter. अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, each unit of product will require 3 meter of M2. एक यूनिट को बनाने के लिए 3 मीटर का कपड़ा चाहिए फर्ज करें, लेकिन ये आउटपुट है कि इनपुट है, ये बताएं। ये आउटपुट है, ठीक है, ये क्या है जी, आउटपुट है। बच्चों ध्यान से मुझे सोच समझ के जवाब देना आपने। एक यूनिट को बनाने के लिए 3 मीटर का आउटपुट चाहिए, लेकिन वो कहता है कि प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा 10% ऑफ मटेरियल यूज्ड। जो मटेरियल यूज होगा उसका 10% लॉस हो जाएगा। तो मुझे बताएं जरा कि
कितना मटेरियल हमारा लगेगा, इनपुट हमारा कितना लगेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा जरा। 3.3 सोच लो शाबाश। इनपुट लॉस आउटपुट 3 मीटर चाहिए, 10% लॉस है, आउटपुट कितना होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ ये अगर 100% है और ये अगर 10% है तो ये 90% होगा। सोचो जरा। ठीक हो गया। तो बच्चों 3 को डिवाइड करेंगे 90 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या हमारा इनपुट 3.33 मीटर होगा, बता दो जरा। ठीक है जी। हमारा इनपुट क्या होगा जी, 3.33 मीटर, और 1.8 पर मीटर जो है वो उसकी कॉस्ट है। तो हम यहाँ पे मटेरियल M2 के साथ क्या लिखेंगे, 3.33 मीटर, और 1 मीटर का कपड़ा आता है 1.8 रुपीज पर मीटर। हाँ जी, 5.9 आता है, अप्रोक्सीमेटली 6 आता है। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है जी? बता दे, शाबाश शाबाश शाबाश। तैयब चौधरी, हबीबुर रहमान। मटेरियल हमारा टोटल खर्चा आ गया जी 6 रुपीज का। आगे चलते हैं जी। Each unit of the product NP8 will require 0.5 hours of direct labor time. हाँ जी, एक यूनिट बनाने के लिए आधा घंटा लगता है। However, it is expected that there will be an unavoidable idle time equal to 5% of the total labor time paid for. Labor is paid for ₹19 per hour. हाँ जी, अब जरा बताइएगा कि आधा घंटा लगता है एक यूनिट को बनाने के लिए, लेकिन कोई 5% वो कहता है कि आपको लॉस होगा। अनअवॉइडेबल आइडल टाइम इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल लेबर टाइम पेड फॉर। लेबर इज पेड फॉर 19 पर आवर। हाँ जी, अब जरा बताइएगा जरा। लेबर की वर्किंग करते हैं जी। वर्क पेड आइडल टाइम। अच्छा जी, हमें एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए जी? 0.50 आवर चाहिए। ठीक है जी, कितने टाइम चाहिए? 0.5। लेकिन वो कहता है कि 5% ऑफ टोटल टाइम पेड जो है वो खर्चा आ जाता है। वर्क में 5% ऐड होगा टोटल टाइम पेड का। तो बच्चों टोटल टाइम पेड होगा 100% और आइडल टाइम होगा 5%,
तो जो टाइम जो वर्क करना है वो होगा 95%। क्या ये बात समझ आई है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये बता दें क्या ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई? हमेशा आवर वर्क कम होंगे और आवर पेड ज्यादा होंगे। और 5% लेना है टाइम पेमेंट का उसने कहा है। जरा गौर से देखिएगा बच्चों, 5% ऑफ टोटल लेबर टाइम पेड का 5% लेना है। तो पेड अगर 100% होगा और आइडल टाइम 5% होगा तो जो काम किया होगा वो 95% काम किया होगा। ऐसे ही है बच्चों, हमने खर्चा देखना है कि खर्चा कितना पड़ेगा। खर्चा डेफिनेटली डिपेंड करता है पेमेंट के ऊपर, कितना पे किया है। तो बच्चों मुझे बताओ कितने घंटे उसको काम करना पड़ेगा। 0.5 को डिवाइड करेंगे 95 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आवर स्पीड आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा जी 0.526। 0.5263 है। क्या ये बात समझ आ गई है? ये आवर्स है 0.526। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे लेबर आवर लिखेंगे हम 0.5263 और 1 घंटा हम 19 रुपये का पे करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 19, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, आंसर आ जाएगा 10 रुपये। एग्जैक्ट 10 रुपये आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अच्छा जी, लेबर भी हमारी हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी अब्सॉर्ब इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट एट ओवरहेड रेट ऑफ 60 पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ईच एक्टिव आवर्स वर्क। अब बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड की बात हो रही है, सोच समझ के जवाब देना। वेरिएबल और फिक्स दोनों की बात हो रही है, या सिर्फ वेरिएबल की बात हो रही है, या सिर्फ फिक्स की बात हो रही है? दोनों की बात हो रही है। और बच्चों वो कहता है कि जितने घंटे काम किया जाएगा, जितने घंटे काम किया जाएगा उस पे बिल आएगा। जितने घंटे लेबर फारग पड़ी रहेगी उस वक्त हमारा बिजली का बिल नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? लेबर काम करेगी, प्लांट चलेगा खर्चा पड़ेगा। लेबर फारग बैठी हुई है, प्लांट तो नहीं ना चल रहा, और प्लांट नहीं चल रहा तो ओवरहेड का खर्चा नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ओवरहेड का खर्चा आवर्स पेड पे लगेगा, आवर्स पेड पे लगना चाहिए कि आवर्स वर्क पे लगना चाहिए? वेरी गुड बच्चों, शाबाश, साथ मियां छा गए हो। आवर्स वर्क पे लगना चाहिए, आवर्स पेड पे नहीं लगना चाहिए। और 1 घंटा है 0.60 का, तो बच्चों FOH का खर्चा जो आएगा वो कैसे आएगा? 60 इंटू 0.5 इंटू 60, खर्चा आ जाएगा हमारा 30 का। ठीक है जी, ये बात समझ आइए जी। 60 इंटू 0.5 खर्चा आ जाएगा 30 का। तो 30 जमा 10 40, 49 और 6 55। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है बच्चों? 55। और हमारी टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 49। तो कॉस्ट गैप कितना आ रहा है? कॉस्ट गैप कितना आ रहा है बच्चों? 55 माइनस 49 इज इक्वल टू 6 पर यूनिट का कॉस्ट गैप आ रहा है, जिसको हमने कवर करना है। क्लियर है जी?
ये 6 रुपए का क्या करना है, इसके बारे में प्लानिंग करनी चाहिए कि ये कॉस्ट कैसे कम होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी? द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ NP8, द टारगेट कॉस्ट ऑफ NP8, द साइज ऑफ द कॉस्ट गैप। ये तीनों हम निकाल चुके हैं जी। और बच्चों ये जो ऊपर अजम्पशन ली है प्रोडक्शन की, ये बात याद रखना कि दिस अजम्पशन इज ऑलवेज रेलेवेंट, ओवरहेड्स आर ऑलवेज इन एक्चुअल आवर्स वर्क, ओवरहेड आर नॉट अब्सॉर्ब्ड इन आइडल टाइम। याद रखना उसकी बेस पे ओवरहेड कैलकुलेट नहीं होता, ओवरहेड अब्सॉर्ब नहीं होता। हर सवाल के अंदर बाय डिफॉल्ट आपने ये बात याद रखनी है बच्चों। क्या ये बात याद रहेगी? हर सवाल में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट यही बात याद रखी जाएगी कि ओवरहेड हमेशा आवर्स वर्क की बेस पे कैलकुलेट होंगे, आवर्स पेड की बेस पे कैलकुलेट नहीं होंगे। ठीक हो गया जी? हाँ जी। क्लोजिंग द कॉस्ट गैप। अब इस कॉस्ट गैप को क्लोज करना है बच्चों, तो कैसे कॉस्ट गैप को क्लोज किया जाएगा? टारगेट कॉस्ट गैप इज इक्वल टू एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, फार्मूला लगा के गैप निकालेंगे। अब उस गैप को कैसे क्लोज किया जा सकता है? क्वेश्चन दैट ए मैन्युफैक्चरर में आस्क इन ऑर्डर टू क्लोज द गैप इंक्लूड, सबसे पहला, कैन एनी मटेरियल बी एलिमिनेटेड? क्या ऐसा हो सकता है किसी मटेरियल को हम ना लगाएं? इट मीन एग्जांपल, कट डाउन ऑन पैकिंग मटेरियल। सबसे पहला पॉइंट, पैकिंग मटेरियल, क्या पैकिंग सस्ती लगाई जा सकती है? क्योंकि वो पैकिंग मटेरियल तो किसी ने खाना नहीं होता, ऐसी ही है। तो पैकिंग मटेरियल को सस्ता किया जा सकता है। मतलब जिस तरह से हाई कोर्ट क्या रहता है जनाब, बाकी आपने शापर यूज नहीं करने, लोग अपने अपने घरों से क्या करें। हाँ, वेरी गुड तैयब, माशाल्लाह। जैसे आईफोन है, आईफोन कहता है भाईजान चार्जर नहीं को नहीं देना। आईफोन क्या करेगा? अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? चार्जर नहीं देगा, फिर हैंड फ्री नहीं देगा, हैंड फ्री का जैक नहीं देगा, और फिर उसके बाद आहिस्ता ऐसा ऐसा दिन होगा कि वो बॉक्स जो देता है साथ, वो बुकलेट जो देता है वो भी ना दे, और वो अवाम को लॉलीपॉप क्या दे? वो अवाम को लॉलीपॉप ये दे कि भाईजान देखो हमने जो है ना पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये गत्ता शत्ता जो है ना, ये दरख्तों को काट के बनाया जाता है, हमें दरख्तों से बड़ा प्यार है, और हम ये गत्ता जो है ना इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि दरख्तों को तकलीफ होती है इससे। ठीक है जी? तो आईफोन इस तरह का लॉलीपॉप देगा, एक दिन आएगा कि वो जो बॉक्स देता है साथ, वो भी बॉक्स भी ना दे। ठीक है जी? अभी भी उन्होंने जो चार्जर वगैरह सारी चीजें खत्म की हैं, वो यही कहा जी हम प्लास्टिक को एलिमिनेट करना चाहते हैं इन्वायरमेंट से, हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, हम नहीं चाहते कि बार बार चार्जर बना के प्लास्टिक और बाकी चीजों को यूज करें। बहरहाल, वेरी गुड। कैन ए चीपर मटेरियल बी सब्स्टिट्यूटेड विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी? दूसरा पॉइंट ये है कि क्या अगर तो पैकिंग मटेरियल को खत्म करने के बावजूद, पैकिंग मटेरियल को खत्म करने के बावजूद आपका वो खर्चा खत्म नहीं हो रहा, आपकी वो जो गैप है वो खत्म नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा? कैन ए चीपर मटेरियल बी सब्स्टिट्यूटेड विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी? क्या कुछ सस्ता मटेरियल लगाया जा सकता है? ठीक है जी। सस्ते मटेरियल भी सोचे जा सकते हैं कि यार सस्ता सा मटेरियल लगा लो, जान छूट जाए। तो बच्चों आप देखते हो पुराने ज़माने की जो गाड़ियां थी वो बड़ी मजबूत थी, और नए ज़माने की जो गाड़ी है वो आराम से, उसको थोड़ा सा उसके पास से वो बंदा भी गुजर जाए ना तो गाड़ी में डेंट पड़ जाता। पुराने ज़माने की गाड़ियां थी, उन गाड़ियों के ऊपर कोई बंदा आके गिर भी जाता था ना तो कोई डेंट नहीं पड़ता था, इतनी मजबूत होती थी। और नए ज़माने की गाड़ियां जो हैं, उसको साइकिल भी साथ से गुजर जाना तो गाड़ी के बीच में इतना बड़ा डंट पड़ जाता है, हालांकि साइकिल को कुछ भी नहीं हुआ होता और गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है जी? तो पुराने ज़माने का नोकिया 3310 का मोबाइल देख लें, वेरी गुड, शाबाश। और नए ज़माने के सैमसंग और नोकिया और पता नहीं कौन कौन से मोबाइल देख लें, आपको पता चल जाएगा। नोकिया के सेट बड़े मजबूत होते थे, और सैमसंग और सोनी एरिक्सन और आईफोन वगैरह ये सारे जो है ना
मम्मी डैडी मोबाइल है। बहरहाल अगला पॉइंट, कैन लेबर सेविंग बी मेड विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग लोअर स्किल्ड वर्कर। अगला पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास स्किल्ड वर्कर बहुत ज्यादा जो है महंगे हैं, तो आप अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर को लगा के जो सस्ते आपको मिल जाएंगे, क्या उससे काम चलाया जा सकता है, ये भी आपने देखना है। अगला पॉइंट, कैन प्रोडक्टिविटी बी इम्प्रूव्ड फॉर एग्जांपल बाय इम्प्रूविंग मोटिवेशन और बाय ट्रेनिंग। या ऐसा हो सकता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए लोग 1 घंटा लगाते हैं और 1 घंटा 100 रुपये का है, तो 100 रुपये का खर्चा आएगा। अगर यही मैं इस एम्प्लॉय को मोटिवेट करूं, इसको सुहाने ख्वाब दिखाऊं कि यार अगर तुम जल्दी जल्दी यूनिट बनाया करोगे ना, तो तुम्हारी बड़ी जल्दी तरक्की हो जाएगी। ठीक हो गया, तो सुहाने ख्वाब दिखाऊं इसको, ये एक यूनिट 1 घंटे की बजाय 0.8 आवर में बनाना शुरू कर दे, तो बच्चों रेट वही है 100 रुपया, लेकिन इसने टाइम कम लगाया, तो मेरा तो खर्चा कम हो गया ना। 100 रुपये से कहाँ पे आ गया, 80 रुपये पे आ गया। क्या ये बात में लगी? वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों उसको मोटिवेट किया जाए, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए जाए कि देखो तू एफिशिएंट है, तू तो बुढ़ा हो गया है, 1 घंटे में 1 यूनिट बनाता है। जवान लोग जो होते हैं वो 0.8 आवर्स में यूनिट बनाते हैं, तो तू तो भी जवान है, तो तू साबित करके तू जवान है। ठीक है जी, उसको पंप करें ताकि वो क्या करे, कम टाइम में यूनिट बनाना शुरू कर दे। उसको कोई भी मोटिवेशन दे दे, कोई लालच दे दे। ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें इंडस्ट्री में होती हैं, लोगों को गलत किस्म के धोखे दिए जाते हैं। तो आपने तैयार रहना है, आपको भी ये धोखा दिया जाएगा, आपने धोखे में नहीं आना। कैन प्रोडक्शन वॉल्यूम बी इंक्रीज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। या बच्चों प्रोडक्शन वॉल्यूम में इजाफा किया जा सकता है। प्रोडक्शन वॉल्यूम में इजाफा होने से क्या हो जाएगा, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। देखें जरा, फर्ज करें जनवरी में आपने रेंट पे करना था 4,000 रुपये और आपकी प्रोडक्शन है 100 यूनिट, तो बच्चों पर यूनिट रेंट कितना पड़ेगा, पर यूनिट रेंट कितना पड़ेगा, 40 रुपये का। अब फरवरी में रेंट तो फरवरी में भी 4,000 रुपया ही है, लेकिन प्रोडक्शन अगर आप अपनी इंक्रीज कर लें, प्रोडक्शन को आप अपनी इंक्रीज कर लें, तो बच्चों क्या पर यूनिट रेंट मेरा कम हो सकता है? सोचो जरा। तो बच्चों अगला पॉइंट यही है कि अगर आपने पर यूनिट कॉस्ट कम करनी है, तो आप इस तरह से करें कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो सकती है। कैन प्रोडक्शन वॉल्यूम बी इंक्रीज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। बच्चों क्या ये बात समझ आ गई है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो सकती है? तो प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो, इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है जी, ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। कुड कॉस्ट सेविंग बी मेड बाय नेगोशिएटिंग विद सप्लायर। या हम जो रॉ मटेरियल जिस बंदे से हम ले रहे हैं सप्लायर से, उसको कह सकते हैं कि यार हमें कुछ डिस्काउंट दो, क्या कर रहे हो आप लोग हैं, हमें इतना महंगा मटेरियल दे रहे हो, अगर हम बल्क में परचेज करें तो कोई डिस्काउंट मिलेगा? वो कहेंगे हाँ जी 10% डिस्काउंट मिलेगा, हम बल्क में परचेज कर लें ताकि हमें मटेरियल सस्ता पड़ जाए। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है? ये बात भी अच्छी तरह से आपने याद रखनी है। कैन पार्ट असेंबल्ड कंपोनेंट बी बॉट इन टू सेव एन ऑन असेंबली टाइम। तो बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि जो पार्ट असेंबल कंपोनेंट्स हैं वो बनाने की बजाय हम मार्केट से बाई कर लें कंपोनेंट्स? जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि होंडा जो होता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट से बाई करता है, खुद नहीं बनाता। टाइम सेव होता है, असेंबली सेव, टाइम सेव हो जाता है और बहुत कुछ सेव हो जाता है, तो उससे कॉस्ट कटिंग भी हो सकती है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो चीपर पार्ट्स खुद बनाने की बजाय, क्योंकि उसको पता है मेरे जो प्लांट एंड मशीनरी है वो बड़ी महंगी है,
और उस पर चीपर पार्ट बनाऊंगा तो टाइम तो मेरा उतना ही लगना है, डेप्रिसिएशन भी उतनी लगनी है, तो मैं वो बनाने की वजह सिर्फ इंजन बनाता हूँ प्लांट मशीनरी पे। बाकी सारा जो पार्ट्स है वो मैं बाहर से मार्केट से किसी से ले लेता हूँ पार्ट्स। ठीक है जी। तो वो क्या कर सकता है, वो बाहर से लेके उसको अपने मेन प्रोडक्ट में लगा सकता है। इससे उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी और इररिलेवेंट कॉस्ट भी उसकी कट हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक की बात समझ आ गई है। अच्छा जी। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सबको नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सेलिंग प्राइस ऑफ 44 हैज बीन सेट इन ऑर्डर टू compete with a similar radio on the market that has comparable features of company's intended product। अच्छा जी, सेल प्राइस क्या है जी, टारगेट टारगेट सेलिंग प्राइस है 44। The board has agreed that the acceptable margin after allowing for all production costs should be 20%। अच्छा जी, प्रॉफिट हमने क्या रखना है, 20%। और ये मार्जिन है, मार्जिन का मतलब है ये सेल प्राइस पे होगा। तो 44 का लेंगे 20%, 8.8। तो टारगेट कॉस्ट हमारी क्या होगी, 44 माइनस 8.8, 35.2। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको? अब आगे देखते हैं। कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर रेडियो इज एज फॉलो। कॉस्ट इंफॉर्मेशन रेडियो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कंपोनेंट 1, सर्किट बोर्ड, रेडियो में सर्किट बोर्ड यूज होता है। These are bought in at a cost of 4.10 each। They are bought in batches of 4,000 components and additional delivery costs are for 2,400 per batch। हाँ जी बच्चों, एक सर्किट बोर्ड आएगा 4.10 का, ठीक है जी, 4.10 पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन वो जो डिलीवरी कॉस्ट है 24 पर बैच है। मटेरियल तो इतने का पड़ेगा, लेकिन डिलीवरी कॉस्ट भी आपको शामिल करनी पड़ेगी बीच में। डिलीवरी कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चों, एक बैच पे 2400 रुपये का खर्चा आता है और 4000 यूनिट होते हैं, तो पर बैच कितना खर्चा आ जाएगा, पर यूनिट कितना खर्चा आ जाएगा? हाँ जी, 0.6 का खर्चा आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको?
हमें ये खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये वाला खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब कंपोनेंट नंबर 2, वायरिंग। Wiring. In an ideal situation, 25 centimeter of wiring is needed for each completed radio. बच्चों क्या ये आउटपुट बता रहा है कि एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए कितने सेंटीमीटर की वायरिंग चाहिए? 25 सेंटीमीटर की, जिसमें कोई लॉस नहीं होगा। However, there is some waste involved in the process as wire is occasionally cut to the wrong length or is damaged in the assembly process. वो कहता है कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है। Company estimates that 2% of the purchased wire is lost in assembly process. Wire cost rupees 0.50 per meter to buy. हाँ जी बच्चों, अब याद रखना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा था, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब बच्चों 25 सेंटीमीटर ऑफ वायरिंग नीडेड है। आउटपुट है ये, इसकी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। इनपुट लॉस आउटपुट 25 सेंटीमीटर आउटपुट में लगना चाहिए और वो कहता है 2% ऑफ द परचेज्ड वायर इज लॉस्ट इन द असेंबली प्रोसेस, और 2% लॉस हो जाती है। तो बताओ इनपुट कितना लगेगा? मैं कह सकता हूं कि इनपुट 100% है और लॉस 2% है, तो आउटपुट जो होगा वो 98% होगा। ठीक हो गया बच्चों? तो मैं क्या करूंगा, 25 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 25 divided by 98 multiplied by 100, 25.51 सेंटीमीटर यूज होता है। ऐसे ही एक यूनिट को बनाने के लिए, और 1 मीटर की कॉस्ट पड़ती है 0.5 पर मीटर टू बाय। ठीक है जी। तो बच्चों कैसे करेंगे सवाल को? 25 कंपोनेंट 2 कितना है? 25.51 25.51 को बच्चों 100 पे डिवाइड करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे। पर मीटर टू बाय। तो 0.127। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आ गई सबको? 0.128 कंपोनेंट 2 का खर्चा आएगा। अच्छा जी, और उसके बाद अदर मटेरियल कॉस्ट है 8.10 पर रेडियो। जीरो 8.10 अदर मटेरियल आ गया सीधा सीधा। असेंबली लेबर, अब लेबर की बात आ गई बच्चों।
It takes 30 minutes to assemble a radio and assembly workers are paid 112.60 per labor hour. It is estimated that 10% of our pay to assembly worker is for idle time. इसमें भी वही कंसेप्ट है, 30 मिनट लगते हैं रेडियो को असेंबल करने में। जरा देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या करना है। hours work, hours paid और idle time। 30 मिनट में रेडियो तैयार हो जाता है, 30 मिनट चाहिए बस, लेकिन 10% टाइम जो है पेड का वो जाया हो जाता है। ये 10% है और पेड कितना है ये नहीं पता। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि आवर्स पेड है 100%, 10% है आइडियल टाइम और 90% है वर्क टाइम। 30 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आवर्स पेड निकल आएंगे कितने जी? 33 33.33 मिनट्स ऐसी। ये मिनट्स निकल आए। अच्छा जी, और एक घंटा जो है वो 12.60 का है। एक घंटा कितने का है? बच्चों अभी मैंने मिनट्स में ही लिखा है, मैंने आवर में कन्वर्ट ही नहीं किया, मैंने मिनट्स में ही रखा। ज़ैद मियाँ अगर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किया जा सकता है। कैसे? इसको डिवाइड कर दो किससे? 60 से, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 से डिवाइड कर दो बच्चे, 0.5555 आवर्स बन गए। क्लियर है? जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम आ जाएगा। तो बच्चों 0.5555 इंटू 12.60 मल्टीप्लाई बाय 12.6 तो सीधा सीधा 7 रुपीज का खर्चा आ जाएगा। ठीक हो गया जी? लेबर भी क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। The recent historic cost analysis has revealed the following production overhead data। अच्छा जी, अब प्रोडक्शन ओवरहेड हमें निकालने हैं बच्चों। अब ये जरा गौर से देखो, उसने असेंबली लेबर आवर दे दिए, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड दे दिए, ये 23,000 असेंबली आवर दे दिए, 7 लाख रुपया प्रोडक्शन ओवरहेड दे दिए। क्या वो हमसे कह रहा है कि हाई लो मेथड लगा के आप क्या करें, पर लेबर आवर वेरिएबल ओवरहेड अलहदा करें और फिक्स ओवरहेड अलहदा करें? क्या वो सवाल में ये कह रहा है? तो बच्चों हाई लो मेथड लगाएंगे फिर। अच्छा जी, 19,000 और क्या करेंगे बच्चों? वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर, तो तरीका ये है। 23 माइनस 19, 23,000 नीचे, माइनस 19,000 भी नीचे, ऊपर क्या आएगा? 7 लाख और 6 20, ऊपर आ जाएगा 7 लाख माइनस 6 20, यहाँ पे आ जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 20 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक हो गया जी? और जैद तनवीर तूने 30 कैसे निकाला है? 30 कैसे आया तेरा?
ये बता जरा। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, फिक्स्ड ओवर प्रोडक्शन ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड ऑन एन असेंबली आवर बेसिस in a typical year an estimated 240 assembly hours will be worked by the company. अच्छा चलो खैर खैर, fixed production overhead are absorbed on an assembly hour basis in a typical year an estimated 240 assembly hours will be worked by the company. ये कह रहा है कि आपको फिक्स ओवरहेड रेट निकालें, ऐसी है ना बच्चों। वेरिएबल ओवरहेड तो निकाल लिए हैं, अब फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे? फिक्स ओवरहेड निकाले जा सकते हैं बच्चों, अगर मैं टोटल ओवरहेड में से वेरिएबल ओवरहेड माइनस कर दूं। फॉर एग्जांपल टोटल ओवरहेड है 7 लाख, उसमें से मैं 20 ज़रब 23,000 माइनस कर दूं, 2,40,000। एक तरीका तो ये है, या 6,20,000 में से अगर मैं 20 ज़रब 19,000 कर दूं, क्या आंसर फिर भी सेम आता है? 2,40,000 ही आता है, ये चेक कर। ठीक है जी। अब मेरा फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर निकालना है। फिक्स ओवरहेड तो मेरे पास आगे कौन से, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड असेंबली आवर्स। बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है जी? 240,000 डिवाइडेड बाय बजटेड असेंबली आवर्स कितना है? 240,000, तो भी वही है 1 पर आवर। चेक कर ले जरा। अच्छा बच्चों ये याद रखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ईयरली है और ये जो खर्चा है ये मंथली है। ये खर्चा कौन सा है? मंथली है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, ये 2,40,000 खर्चा पर मंथ है। क्या है? पर मंथ है। और लेकिन ये नीचे वाला जो है ईयर है, ये 2,40,000 क्या है? ईयरली। तो इसको भी पर मंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है। 240 को अगर मैं डिवाइड करूं मंथली पे तो 20,000 आ जाएगा। तो 240 डिवाइडेड बाय 20, 12 रुपए पर आवर खर्चा आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आई है बच्चों? नहीं समझ आई? हबीबुर रहमान, सफदर, तैयब, बता दो। शाबाश शाबाश शाबाश। ये 6,20,000 और 7 लाख एक एक महीने का खर्चा है, लेकिन नीचे जो उसने आवर दिए हुए हैं वो साल के घंटे दिए हुए, 1 साल के। या तो घंटों को महीने पे कन्वर्ट कर लो या फिक्स ओवरहेड को साल पे कन्वर्ट कर लो, जैसे मर्जी कर लो। हमारे पास जो आंसर आता है 12 पर आवर आता है। ठीक हो गया जी बच्चों? अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे निकालना है जी वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड पर आवर खर्चा आता है कितना जी? 20 रुपए पर आवर खर्चा आता है, 20 रुपए। बच्चों मुझे सोच समझ के जवाब देना। वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आवर वर्क की बेस पे कैलकुलेट करेंगे या आवर्स पेड की बेस पे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है जी। तो बच्चों 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, ऐसे ही है। ये 0.5 कहाँ से आया? ये 0.5 हकीकत में 30
30 मिनट लगते थे आवर्स वर्क, याद आ रहा कुछ कुछ? तो 20 इंटू 0.5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। अब फिक्स ओवरहेड्स आपने निकालने हैं, उसका रेट क्या है? 12 पर आवर। तो बच्चों उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या आंसर आ जाएगा? तो बच्चों 6 रुपये आंसर आता है। जी नहीं, उसने लिखा हो ना वर्क, ऐसे ही ना। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन असेंबली आवर बेसिस। जितने आवर्स आपने काम किया देखो सिंपल, हमने ऊपर ऊपर जो हमने पढ़ा था वो टोटल रेट था, और हमने टोटल रेट सारे का सारा कहाँ पे अप्लाई किया था? वर्क पे के पेड पे? याद करो, ये रेट टोटल था, उसमें वेरिएबल फिक्स दोनों शामिल थे, याद है? और वो हमने वर्क पे लगाया था। और यहाँ पे भी बात क्या हुई है? ओवरहेड की बात हुई है, फिक्स या वेरिएबल की बात नहीं हुई। और ये बात भी जो लिखी है वो क्या लिखी है? ओवरहेड। फिक्स या वेरिएबल की बात नहीं, मतलब दोनों दोनों ओवरहेड हमेशा किस बेसिस पे कैलकुलेट होंगे? आवर वर्क पे कैलकुलेट होंगे, पेड पे कैलकुलेट नहीं होंगे। ठीक हो गया जी? तो बच्चों जरा मुझे बताइएगा कि पर यूनिट कॉस्ट हमारी क्या आती है, इसको टोटल कर लें। 4.1 प्लस 0.6 प्लस 0.128 प्लस 8.1 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 6 35.928। 35.928 ये हमारी टोटल कॉस्ट आती है। और हमारी टारगेट क्या है? 35.2। तो थोड़ा सा ही फर्क है, कंपेयर करें जरा, 0.7 का गैप है। यहाँ पे सवाल क्या लिखा हुआ है जी? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द रेडियो एंड आइडेंटिफाई एनी कॉस्ट गैप दैट माइट एग्जिस्ट। 13 नंबर का सवाल आया था बच्चों। तो ये कॉस्ट गैप हम निकाल सकते हैं। 35.928 minus 35.2 is equal to 0.728। ये कॉस्ट गैप। ठीक हो गया? सब बच्चों को ये बात समझ आ गई है? बता दें बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। ओके जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपने आज करना है, कर लोगे? हाँ जी बच्चों, आसान ही था। टारगेट कॉस्टिंग मुश्किल तो नहीं है। रिमूव क्या करना है? और सवाल में उसने कहा है, उसने क्या कहा है? कैलकुलेट द कॉस्ट गैप ईच यूनिट एंड आइडेंटिफाई एनी कॉस्ट गैप दैट माई एग्जिस्ट। आपने आइडेंटिफाई करना है, रिमूव क्या करना है? रिमूव कुछ नहीं करना। ठीक है जी, ये बात अपनी इसी तरह से याद रखनी है।
हाँ जी। और बाकी इंशाल्लाह हम कल इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चों, ये नीचे सोल्यूशन भी दिए हुए, सोल्यूशन भी देख लीजिएगा साथ साथ, तो कर लोगे। ओके जी बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी। अच्छा बच्चों, कोई सवाल है आपका तो बता दो मुझे, जरा माइक ऑन कर दिया मैंने आपका, कोई सवाल है आपका तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। कोई सवाल नहीं है, चलो ठीक है। हाँ जी, करना था इंशाल्लाह करेंगे, ज़्यादा नहीं है।